22 अप्रैल 2003, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। दोपहर करीब 2:30 पर सिंह परिवार के घर के बाहर 33 साल का एक आदमी मासिमो सिको, जिसे लोग मैक्स के नाम से जानते थे, डरे सहमे हालत में अपने माता पिता को फोन करता है और घबराहट में बताया कि नीलमा मर गई है और वो लोग जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे। और सिर्फ 3 मिनट बाद 2:33 पर उसने पुलिस को भी कॉल कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मैक्स वहीं घर के बाहर डरा हुआ खड़ा था। उसके साथ उसके 2 बच्चे और एक भतीजा भी मौजूद थे। पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसने बताना शुरू किया कि क्या हुआ था। मैक्स के मुताबिक वो करीब 2:20 पर नीलमा और उसकी छोटी बहन सिद्धि से मिलने आया था, लेकिन जब उसके कॉल्स का कोई जवाब नहीं मिला और सामने का दरवाजा नहीं खुला तो उसे चिंता होने लगी। इसलिए वो घर के पीछे की तरफ गया। पीछे का दरवाजा लॉक नहीं था। अंदर कदम रखते ही उसे माहौल अजीब लगा। न कोई आवाज, न कोई हलचल, जो उस घर में होनी ही नहीं चाहिए थी जहां 3 भाई बहन मौजूद थे। मैक्स तेजी से ऊपर दूसरे फ्लोर पर नीलमा के कमरे की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने नोटिस किया कि दरवाजे के हैंडल पर खून के निशान थे। उसे पता चल गया उस घर में कुछ बहुत गलत हुआ है और वो जोर जोर से तीनों का नाम पुकारकर घर के हर कमरे में जाकर देखने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। सारा कमरा देखने के बाद वो स्पा एरिया तक पहुंचा। जैसे ही वो पास गया और अंदर देखा, जो सामने था उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। गंदे पानी से भरे स्पा के अंदर नीलमा पड़ी हुई थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसकी 12 साल की छोटी बहन सिद्धि की लाश भी उसी स्पा के गंदे पानी में तैर रही थी और उनके भाई कुणाल की लाश भी। तीनों भाई बहन की लाश एक ही स्पा के अंदर। सबसे पहले जो अफसर मौके पर पहुंचे वो थे सीनियर कांस्टेबल एंथनी ग्रीन। जब उन्होंने स्पा के अंदर देखा तो उन्हें नीलमा और सिद्धि के शरीर साफ नजर आए, लेकिन कुणाल नहीं दिखा। पहले कुछ मिनटों तक सबको यही लगा कि वहां सिर्फ 2 लोग हैं। फौरन बैकअप बुलाया गया और पुलिस टीम पहुंची। जगह को सुरक्षित किया गया। फिर जब स्पा का पानी खाली किया गया और शरीरों को बाहर निकाला गया, तब एक जरूरी बात सामने आई। वहां 2 नहीं, 3 लोग थे। कुणाल का शरीर इतना नीचे दबा हुआ था कि वो अपनी दोनों बहनों के नीचे छुप गया था। जब तक ऊपर के दोनों शरीर हटाए नहीं गए तब तक वो दिखा ही नहीं। और यहीं से एक सवाल उठने लगा जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। जब एक्सपीरियंस्ड अफसरों को भी शुरुआत में सिर्फ 2 ही शरीर दिखे, तो मैक्स को पहले से कैसे पता था कि वहां 3 लोग हैं, जबकि उसने कहा था कि उसने किसी को छुआ भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। ये कहानी शुरू होती है फिजी की राजधानी सुवा से, जहां सिंह परिवार अपनी जिंदगी बिता रहा था। उस दौर में भारत से फिजी आकर बसना आम बात थी और सिंह परिवार ने भी वही रास्ता चुना था। विजय और शर्ली सिंह एक भारतीय हिंदू परिवार से थे। धीरे धीरे उन्होंने वहां अपनी जिंदगी बना ली थी, लेकिन फिर उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया। 1993 में विजय, शर्ली और उनके 4 बच्चे फिजी छोड़कर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए, एक नई शुरुआत के लिए। समय के साथ उनकी जिंदगी बेहतर होती गई। 2001 तक विजय का बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा था। शर्ली, जो पहले एक हेल्थ स्पा में मसाज थेरेपिस्ट के तौर पर काम करती थी, अब अपना खुद का छोटा सा मसाज सेंटर चला रही थी। घर में सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। सबसे बड़ी बेटी 24 साल की सोनिया शादीशुदा थी और अपने घर में खुश थी। 22 साल की नीलमा समझदार और खुश मिजाज, अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। 16 साल का कुणाल हाई स्कूल में पढ़ रहा था और सबसे छोटी 10 साल की सिद्धि घर की सबसे लाडली पास के एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। ऊपर से देखने पर यह एक आम खुशहाल परिवार लगता था, लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। नीलमा की जिंदगी में भी कोई खास था, मासिमो सिका, जिसे सब मैक्स कहते थे। वो नीलमा से 9 से 10 साल बड़ा था, लेकिन दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों के बीच गहरा रिश्ता था। फिर आया अप्रैल 2003। 12 अप्रैल को विजय और शर्ली काम के सिलसिले में फिजी चले गए। उनका प्लान था कुछ हफ्तों तक वहीं रहने का। उनके जाते ही घर का माहौल बदल गया। अब घर में ज्यादा आजादी थी और इसी दौरान नीलमा और मैक्स रोज मिलने लगे।
18 अप्रैल 2003 शुक्रवार को चारों भाई बहन अपनी बड़ी बहन सोनिया के घर साथ में नाश्ता कर रहे थे। एक आम सा दिन, जैसे बाकी दिनों की तरह। 2 दिन बाद 20 अप्रैल 2003 रविवार की शाम करीब 4:30 पर नीलिमा मैक्स के साथ उसके माता पिता के घर गई। वहां वो 1-2 घंटे रहे, फिर वापस घर आ गए। उस रात कुणाल को दोस्तों की पार्टी में जाना था, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो घर पर ही रुक गया। रात करीब 8:30 पर नीलिमा अपनी बहन सोनिया से मैसेंजर पर बात कर रही थी। सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक उसने लिखा कि उसे जाना होगा, दरवाजे पर कोई आया है। बस यही उनकी आखिरी बात थी। इसके बाद अगला सीधा 22 अप्रैल का वो वक्त था जब मैक्स ने पुलिस को खबर दी और उन्हें उस घर के अंदर का वो भयानक मंजर बताया जो उसने अपनी आंखों से देखा था। अगले पूरे 1 महीने तक वो घर सिंह परिवार का नहीं रहा। वो एक क्राइम सीन बन चुका था। पुलिस ने घर के हर कोने को सील कर दिया था। पूरे 30 दिनों तक पुलिस टीम बार बार वहां आती रही। हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान से देखा गया, सबूत इकट्ठा किए गए, डीएनए सैंपल लिए गए और हर उस चीज को जांचा गया जो इस केस के बारे में कुछ बता सकती थी। उस समय पूरे क्वींसलैंड में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी घर को पूरे 1 महीने तक क्राइम सीन बनाकर रखा गया हो। ये खुद बताता है कि अंदर जो हुआ था वो बिल्कुल आम नहीं था। लेकिन ये समझने के लिए कि मामला यहां तक कैसे पहुंचा, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब विजय और शर्ली फिजी से ब्रिस्बेन आए थे, तो जिस घर में वो रहने लगे उसके बगल में एक इटालियन परिवार रहता था। धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच अच्छी जान पहचान हो गई। बातचीत से शुरुआत हुई और फिर बच्चों ने भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया। यहीं से नीलिमा और मैक्स की पहचान हुई। शुरुआत में सब नॉर्मल था, मिलना, बात करना, फिर दोस्ती और फिर ये रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया। लेकिन शुरू से ही घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं था। विजय और शर्ली को मैक्स बिल्कुल पसंद नहीं था। पहली वजह वो नीलिमा से करीब 9 से 10 साल बड़ा था और दूसरी वजह उसका अतीत। उसने पहले कुछ ऐसे काम किए थे जो नीलिमा के माता पिता को बिल्कुल सही नहीं लगे। सिर्फ माता पिता ही नहीं, सोनिया भी बार बार नीलिमा को समझाती थी, उसे दूर रहने को कहती थी। लेकिन उस समय नीलिमा ने किसी की बात नहीं सुनी, बल्कि वो एक कदम और आगे बढ़ गई और मैक्स के साथ रहने लगी। कुछ समय तक सब ठीक लगता रहा, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। जो बातें उसके परिवार वाले समझाने की कोशिश कर रहे थे, अब वही बातें उसे खुद समझ आने लगी। मार्च 2003 तक नीलिमा ने खुद सच्चाई को समझ लिया था। उसने मैक्स का घर छोड़ दिया, वापस अपने माता पिता के पास आ गई और उस रिश्ते को खत्म कर दिया। अब सवाल यह था, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसे यह फैसला लेने पर मजबूर किया? मैक्स कई बार उस पर हाथ उठाता था। वो उसे कंट्रोल करता था, किससे बात करनी है, कहाँ जाना है, हर चीज पर नजर रखता था। उसे किसी और से बात करते देख वो बहुत जल्दी जल जाता था। लेकिन ये भी सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। बाद में नीलिमा ने अपनी माँ और अपनी बहन सोनिया को कुछ और बताया, जो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। जब भी वो दोनों करीब होते थे, उन पलों में जहां भरोसा सबसे ज्यादा होता है, मैक्स उसे अलग अलग तरीकों से चोट पहुंचाता था। वो पल सिर्फ अजीब नहीं थे, बल्कि दर्द देने वाले थे। धीरे धीरे नीलिमा ने उससे दूर होने की कोशिश शुरू की, लेकिन मैक्स उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं था। इस बार उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने झूठ बोला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। कुछ दिनों के लिए नीलिमा को उस पर तरस आया। वो फिर से उसके कांटेक्ट में आई, लेकिन अब वो रिश्ता पहले जैसा नहीं था। वो सिर्फ कभी कभी आम दोस्तों की तरह बात करते थे। फिर भी नीलिमा अपने फैसले पर साफ थी। वो उस रिश्ते में कभी वापस नहीं जाएगी। लेकिन इसके बाद मैक्स ने एक और हद पार कर दी। उनके रिश्ते के दौरान उसके पास नीलिमा की कई प्राइवेट और पर्सनल तस्वीरें थीं। कुछ तस्वीरों में नीलिमा ऐसी हालत में थी जो बहुत निजी थी। कुछ में उसे बांधा गया था और कुछ ऐसे काम भी दिख रहे थे जो उसने पहले मजबूरी में किए थे। ये तस्वीरें बेहद निजी थीं, लेकिन मैक्स ने उन्हें दूसरों के साथ शेयर कर दिया। उसने वो तस्वीरें नीलिमा के दोस्तों को भेजी और यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी। सोचिए, अपने ही बच्चे की ऐसी तस्वीरें देखकर माता पिता पर क्या बीती होगी। विजय और शर्ली के अंदर गुस्सा होना बिल्कुल तय था, लेकिन नीलिमा के लिए ये सिर्फ गुस्से की बात नहीं थी, ये भरोसा टूटने की बात थी। उसने ये तस्वीरें इसीलिए लेने दी थी क्योंकि उसे भरोसा था कि ये सब सिर्फ उनके बीच ही रहेगा। लेकिन जब वो सब बाहर आ गया तो सब कुछ खत्म हो गया।
अब उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने साफ तय कर लिया, अब ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म है। जब ये हत्याएं हुई उस समय विजय और शर्ली फिजी में थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके तीनों बच्चों की जान चली गई है, वो फौरन ब्रिस्बेन वापस आए। उन्हें अपने ही बच्चों के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी पड़ी। ये दर्द सहना किसी भी माता पिता के लिए आसान नहीं होता। और फिर जब उन्होंने मैक्स को वहां देखा, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उनके लिए ये अब सिर्फ शक नहीं रहा था, उन्हें यकीन हो चुका था। उसी वक्त उन्होंने वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से कहा कि मैक्स को फौरन वहां से हटा दिया जाए। वो नहीं चाहते थे कि वो उनके बच्चों की आखिरी विदाई में मौजूद रहे। और ये सब किसी से छुपा नहीं रहा। मीडिया पहले से ही वहां मौजूद थी, कैमरे, रिपोर्टर, सबने वो पल देख लिया जब मैक्स को वहां से जाने के लिए कहा गया। अगले ही दिन अखबारों में एक ही सवाल था, आखिर एक ऐसा इंसान जो परिवार के इतना करीब माना जाता था, उसे अंतिम संस्कार से बाहर क्यों निकाला गया। यहीं से शक और गहरा हो गया। अब मैक्स सिर्फ इस कहानी का एक हिस्सा नहीं था, वो इसका केंद्र बन चुका था। मीडिया उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगी। वो क्या बोल रहा है, कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है। लेकिन मैक्स अपनी बात पर कायम रहा। वो बार बार यही कहता रहा कि वो बेगुनाह है। उसके मुताबिक ये नुकसान उसे भी उतना ही लगा है जितना नीलमा के परिवार को। लेकिन पुलिस सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं कर रही थी। उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके घर की तलाशी ली गई, इस उम्मीद में कि कुछ तो मिलेगा जो उसे इस मामले से जोड़ सके। लेकिन नतीजा उल्टा निकला, कुछ भी नहीं मिला। एक भी ऐसी चीज नहीं जो सीधे तौर पर उसे इन हत्याओं से जोड़ सके। पूरे क्राइम सीन से सिर्फ एक ही सुराग मिला जो मैक्स की तरफ इशारा कर रहा था, एक फुटप्रिंट। जब पुलिस ने उस फुटप्रिंट को मैक्स के जूतों से मिलाया तो वो बिल्कुल मैच कर गया। पर बस यही एक चीज थी, सिर्फ एक छोटा सा इनडायरेक्ट सबूत। और इतने से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। फिर भी नीलमा के माता पिता पीछे नहीं हटे। अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने मैक्स के खिलाफ केस दर्ज कराया। लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, कहानी ने एक नया मोड़ लिया। क्योंकि इस कहानी में सिर्फ मैक्स ही नहीं, और भी लोग थे जिनके पास अपने राज थे। जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो मैक्स की डिफेंस टीम ने सिर्फ सबूतों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने विजय और शर्ली की निजी जिंदगी के छुपे हुए पहलुओं को सामने लाना शुरू किया। एक एक करके कई बातें सामने आईं और आखिर में विजय और शर्ली को कोर्ट में ये सब मानना पड़ा। ये खुलासे चौंकाने वाले थे। पता चला कि दोनों ब्रिस्बेन के एक प्राइवेट ग्रुप का हिस्सा थे, एक ऐसा सीक्रेट सोशल सर्कल जहां कपल्स मिलते थे, पार्टनर बदलते थे और आपस में शारीरिक संबंध बनाते थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। विजय ने कोर्ट में यह भी बताया कि जब उनके बच्चे छुट्टियों पर बाहर जाते थे तब वो और शर्ली अपने घर पर अलग अलग मर्द और औरतों को बुलाते थे, उसी मकसद से। इनमें कुछ औरतें ऐसी भी थीं जो वेश्यावृत्ति में शामिल थीं। शर्ली को सब पता था, सब कुछ खुलकर होता था दोनों के सामने। नीलमा के लिए यह सब जानना बहुत बड़ा झटका था। अपने पिता के बारे में ऐसी बातें जानकर वो अंदर से हिल गई थी। और फिर कोर्ट में एक और चीज सामने आई। मैक्स की डिफेंस टीम ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई। उस रिकॉर्डिंग में विजय किसी अनजान आदमी से फोन पर बात कर रहा था। दूसरी तरफ का आदमी गुस्से में था, चिल्ला रहा था, क्योंकि विजय का उसकी पत्नी के साथ भी रिश्ता था। कोर्ट ने वो सब सुना। लेकिन इतनी सारी बातें सामने आने के बाद भी एक सवाल अभी भी वैसा ही खड़ा था, तीनों बच्चों को मारा किसने। इनमें से कोई भी बात सीधे तौर पर इस हत्या से जुड़ी हुई नहीं थी। ये सब सिर्फ माता पिता की निजी जिंदगी को दिखा रहा था, चाहे वो कितना भी असहज क्यों ना हो। इसी वजह से कोर्ट के फैसले पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उधर इन्वेस्टिगेशन जारी रही। दिन बीतते गए, फिर महीने और फिर साल। करीब 5 साल तक ये मामला चलता रहा। ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबे केसेस में से एक बन गया। इस दौरान पुलिस के सामने सबसे बड़ी परेशानी यही थी। ज्यादातर सुराग मैक्स की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ पक्का नहीं था। सारे सबूत सिर्फ परिस्थितियों पर आधारित थे। किसी ने उसे उस रात घर में जाते नहीं देखा था और किसी ने उसे बाहर निकलते भी नहीं देखा। फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी दिन रात इस केस पर काम करते रहे। हर सुराग को दोबारा देखा गया, हर संभावना को जांचा गया, इस उम्मीद में कि कहीं से कोई एक छोटा सा संकेत मिल जाए, कोई एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल दे। और आखिरकार सालों के इंतजार के बाद वो मौका आया।
एक ऐसी जगह से जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक औरत जिसका नाम था एंड्रिया बोमन। ना वो कोई पुलिस अधिकारी थी, ना ही क्राइम सीन से जुड़ी कोई गवाह। वो बस मैक्स की पुरानी जिंदगी का एक हिस्सा थी। वो उसे बहुत पहले से जानती थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे, साथ बड़े हुए थे। फिर समय के साथ जैसे अक्सर होता है, कांटेक्ट टूट गया और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन फिर यह केस पूरे ऑस्ट्रेलिया में खबर बन गया। एक दिन एंड्रिया की नज़र इस केस पर पड़ी। वो खबरें पढ़ रही थी, हर डिटेल देख रही थी और फिर एक पल ऐसा आया जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। इस केस का मुख्य संदिग्ध कोई और नहीं, मैक्स था। वही इंसान जिसे वो बचपन से जानती थी। ये बात उसके मन में बैठ नहीं रही थी। हाँ, वो कभी उसका दोस्त था, लेकिन अब बात कुछ और थी। अब सवाल था, सच क्या है? उस घर में आखिर हुआ क्या था? एंड्रिया ने तय किया कि वो सिर्फ सोचकर नहीं बैठेगी। उसने एक प्लान बनाया। तब तक कई साल गुजर चुके थे, लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे और ऐसे में पुराने दोस्तों का फिर से जुड़ना कोई अजीब बात नहीं होती। एंड्रिया ने उसी बात का फायदा उठाया। उसने मैक्स से फिर से कांटेक्ट किया। एक आम सा मैसेज, फिर धीरे धीरे बात शुरू हुई और फिर वो पुराने दिनों की तरह बातचीत करने लगे। मैक्स को जरा भी शक नहीं हुआ। उसके लिए ये बस एक पुरानी दोस्त थी जिस पर वो भरोसा कर सकता था। लेकिन एंड्रिया सिर्फ दोस्ती नहीं कर रही थी, वो सही मौके का इंतजार कर रही थी। और फिर एक दिन जब सब कुछ नॉर्मल बातचीत जैसा लग रहा था और मैक्स पूरी तरह से आराम में था, एंड्रिया ने सीधा सवाल पूछ लिया, कोई घुमा फिरा कर नहीं। उस रात क्या हुआ था? मैक्स इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ना उसके पास सोचने का समय था, ना कहानी बनाने का। और उसी पल वो टूट गया। उसने सब कुछ बता दिया। उसने माना कि 20 अप्रैल 2003 की रात करीब 8:30 से 8:35 के बीच वो सिंह परिवार के घर के अंदर गया था और जिन तीनों भाई बहनों की जान गई थी उन्हें मारने वाला वही था। लेकिन उसने यही बात खत्म नहीं की। उसने बताया कि किसी ऐसे इंसान की जान लेना कितना मुश्किल होता है, जो बार बार अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हो, जो बार बार कह रहा हो कि उसे छोड़ दिया जाए। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। सालों से जिस सच की तलाश थी वो मिल चुका था, एक कबूलनामा। और एंड्रिया ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, उसने फौरन क्वींसलैंड पुलिस को सब कुछ बता दिया, हर बात, हर डिटेल। करीब 5 साल की मेहनत, इंतजार और परेशानियों के बाद आखिरकार वो मौका आ गया था जिसका पुलिस को इंतजार था। अब केस आगे बढ़ा और फिर आया आखिरी फैसला। 4 जुलाई 2012 को 12 लोगों की जूरी, जिनमें 8 मर्द और 4 औरतें थीं, इस मामले पर फैसला लेने के लिए बैठी। 4 दिनों तक लगातार चर्चा हुई और आखिर में सभी 12 लोगों ने एक ही फैसला सुनाया। मासिमो सिका उर्फ मैक्स ही नीलमा, कुणाल और सिद्धि की मौत का जिम्मेदार है। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दी। 45 साल तक पैरोल का कोई मौका नहीं। कानून के हिसाब से इंसाफ मिल गया था, लेकिन विजय और शर्ली के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता था। उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था। रिश्तेदारों ने कई बार कहा कि वो ये घर बेच दे, यहां से चले जाएं, इन यादों से दूर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने तीनों बच्चों के कमरे वैसे ही रखे जैसे वो छोड़कर गए थे, जैसे समय वहीं रुक गया हो। और जिस बाथरूम में उनके बच्चे मिले थे, वहीं उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बना दिया। शर्ली ने बहुत संभाल कर वहां मोमबत्तियां, अगरबत्ती, फूल और अपने बच्चों की तस्वीरें रखी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सालों बाद एक और दुख आया। 3 फरवरी 2020 को उनकी सबसे बड़ी बेटी सोनिया, जो उस समय 43 साल की थी, ब्रेन एन्यूरिज्म की वजह से चल बसी। अब उनका आखिरी बच्चा भी चला गया। शर्ली ने बाद में कहा, अपने आखिरी बच्चे को खोना एक ऐसा दर्द था जिसे सहना मुमकिन नहीं था। जिंदगी आगे बढ़ती रही, लेकिन उस परिवार के लिए समय शायद वहीं रुक गया था। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।